नमस्ते बच्चों। आज हम सीबीएसई क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, एक चीज आप लोग बच्चों यहाँ ध्यान रखना, इस बार सीबीएसई की जो सिलेबस में जो बुक चलती है एनसीईआरटी, वो सेम बुक राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी चलेगी, क्लास 12th के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो मैं कंटेंट कवर करने जा रही हूँ वो है एनसीईआरटी बुक का, इसलिए ये सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओके, अच्छा, इस वीडियो लेक्चर में जो चीज़ हम करेंगे वो है डिस्कशन। पूरे चैप्टर को हम इस एक वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आपके पास में एक क्विज होगी। आप उस क्विज को सॉल्व करके जो भी आप यहाँ पे नॉलेज गेन करोगे उसको वहाँ पर अप्लाई करना और देखना आपने कितना सीखा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर में हमें कवर करनी है वो है लाइफ स्पैन, यानी कि जीवन काल। जीवन काल क्या होता है? सो दिस इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। ओके, तो जन्म होता है, डेथ होती है, तो उसके बीच की जो अवधि है, जो पीरियड है, दैट इज नोन एज द लाइफ स्पैन। अब ये जो लाइफ स्पैन है आपकी बुक में पेज नंबर 2 पे ये पूरी की पूरी एक ऐसे डायग्राम्स बने हुए हैं अलग अलग जानवरों के, प्लांट्स के, और वहां पर उनकी एज आपसे पूछी गई है। तो इस टेबल में मैंने वो सारा कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ से आप उसको देख सकते हो। यहाँ पर जो चीज़ हमें याद रखनी है बच्चों वो क्या है, उसको आप यहाँ पर देखो कि लाइफ स्पैन अलग अलग होती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, और किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज और उसके लाइफ स्पैन के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द लाइफ स्पैन एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर लाइफ स्पैन छोटा है तो उस ऑर्गेनिज्म की साइज भी बहुत छोटी होगी। इसको यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के साथ में आपको क्लियर करती हूँ। तो देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है क्रो का लाइफ स्पैन और पैरेट का। अब अगर आप दोनों को साइज के अकॉर्डिंग देखोगे तो दोनों की साइज एक जैसी होती है, लेकिन अगर यहाँ पर इनका लाइफ स्पैन देखो तो देखो उसमें कितना वेरिएशन शो हो रहा है। ओके, सो देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द लाइफ स्पैन एंड द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर लाइफ स्पैन एक फिक्स एज है ना, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसका बर्थ हुआ है तो उसकी डेथ भी होगी ही होगी, है ना। इसका मतलब है कि ईच इंडिविजुअल जो भी है उसकी डेथ होना जरूरी है, सर्टेन है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है हमारे सामने। व्हाट इज द एक्सेप्शन? एक्सेप्शन इज द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड एज इमोर्टल। उनको हम इमोर्टल कहते हैं कि भाई वो तो अमर है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं मरता। क्यों कहते हैं ऐसा, इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। तो देखो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है कि ये एक सेल है। अब ये जो एक सेल है, ये जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये एक सिंगल सेल डिवाइड होती है और दो डॉटर सेल्स बना लेती है। ओके, यानी कि इस सेल का जो भी सेलुलर कंटेंट है दैट इज इक्वली डिवाइडेड इन दीज टू डॉटर सेल्स, है ना। तो सो पेरेंट सेल डिवाइड एंड प्रोड्यूस टू न्यू सेल्स। इसलिए ये जो सेल है इसका जो सेलुलर कंटेंट है वो तो मॉर्टल हुआ ही नहीं, उसकी तो डेथ हुई ही नहीं। इसलिए हम ऐसा कहते हैं देयर इज नो mortality in case of single cell organisms। ओके, चलो अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अगर हम देखें तो वो ऑर्गेनिजम्स भी अपनी जो नंबर है उसको बढ़ाते रहते हैं, है ना। इसीलिए कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एक इंडिविजुअल है तो कुछ साल बाद में वो रिप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, 2 से 4, इस तरह से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता रहता है, और इसीलिए कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके कारण हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ की कंटिन्यूटी है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। अब हमें यहाँ से याद क्या करना है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। सो दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ग्रोन अप और मैच्योर, जो मैच्योर इंडिविजुअल है, दैट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल।
सिमिलर टू देम, जो ये नया नया इंडिविजुअल होगा वो कैसा होगा, अपने पेरेंट्स के जैसा होगा। ओके, ये डेफिनेशन यहाँ से हमें लर्न करनी है। अब एक क्वेश्चन बच्चों आपका आता है, व्हाई रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल। इसको समझना, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, ये 3 पॉइंट्स आपको याद करने। फर्स्ट पॉइंट, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज टू मेंटेन लाइफ ऑन द अर्थ एंड क्रिएट वेरिएशन अमंग द पॉपुलेशन। ओके, वेरिएशंस कैसे आते हैं, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनता है, या नए ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। सो जो नया ऑफस्प्रिंग है वो क्या कर रहा है, बोथ जो उसके पेरेंट्स है दोनों के कैरेक्टर्स को मिक्स करके आगे लेके चल रहा है। सो वेरिएशन creates among the population due to the sexual reproduction. So these are the 3 points जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, why reproduction is essential। चलो आगे चलते हैं और रिप्रोडक्शन के टाइप्स को देखते हैं। तो अपने पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत सी तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, और वो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने अलग अलग मैथडोलॉजी या टेक्निक्स या डिफरेंट मैकेनिज्म्स डेवलप करी हैं टू रिप्रोड्यूस, और जिसको हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया है 2 में। फर्स्ट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, चलो इन दोनों को डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस के बेस पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। हियर इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, और दोनों पेरेंट्स जो हैं वो क्या है, दे आर ऑफ अपोजिट सेक्सेस। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो केवल एक पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली वन पेरेंट आर इनहेरिटेड, बट हियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स आर इनहेरिटेड। यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन इज नॉट एसेंशियल, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। वी मस्ट हैव द मेल गैमेट, वी मस्ट हैव द फीमेल गैमेट फॉर fertilization. Okay, reproductive organs for reproduction are not required here, but here reproductive organs are required. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट चलो देखते हैं, हम डिटेल पढ़ने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पर बच्चों आपको जो चीज याद रखनी है वो देखो, एक तो क्लोन, जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू जनरेशन हमें मिलती है, दैट इज कंसिडर्ड एज क्लोन। क्लोन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, क्लोन का सिंपल मीनिंग होता है कॉपी। ठीक है, अब हम इनको क्लोन क्यों कहते हैं, वाई दिस आर रेफर्ड एज क्लोन, बिकॉज यहाँ पर 2 टर्म्स आपको लर्न करनी है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यू जनरेशन या जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं दैट आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट, उनमें कोई वेरिएशन नहीं आता, वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर रेफर्ड एज द क्लोन और द कॉपी ऑफ पेरेंट। ओके, क्लियर हुआ बात? तो ये पॉइंट हमें अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके चलना है। ओके, अच्छा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जनरली किस में होता है, तो दिस इज वेरी कॉमन अमंग द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर सिंपलर है वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन होता है। अब हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारी जो बुक है उसमें जो जो मोड्स दे रखे हैं उनको अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। जब फर्स्ट है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के लिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5 के ऊपर अमीबा का एक बहुत अच्छा सा डायग्राम दे रखा है, इस तरह से अमीबा है। ओके, अमीबा में सबसे पहले क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो इसका डिवाइड होना स्टार्ट होता है, इस तरह से डम्बल शेप हो जाता है और डिवाइड होना स्टार्ट होता है। लेटर ऑन ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है एंड नेक्स्ट स्टेप इज डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से वी हैव द 2 डॉटर सेल्स। ओके, सो दिस इज द बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में वेयर द पेरेंट सेल, दिस इज द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर cells,
एग्जाम्पल्स आर अमीबा एंड पैरामीशियम, तो एग्जाम्पल्स याद करके चलने। ओके, सेकेंड इज बडिंग। बडिंग में क्या होता है, देखो बच्चों आपकी बुक में ईस्ट का डायग्राम दे रखा है, एक हाइड्रा का डायग्राम दे रखा है। सो वी हैव टू लर्न द एग्जाम्पल्स ऑफ ईस्ट एंड हाइड्रा। तो यहाँ पर क्या होता है, चलो मैं तुम्हें हाइड्रा के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हाइड्रा इस तरह से अपने किसी सबस्ट्रेट के साथ में अटैच रहता है। ओके, और ये इसकी ओपनिंग है माउथ, और ये इसके टेंटिकल्स इस तरह से। ओके, हाइड्रा की बॉडी पे क्या होता है, एक स्मॉल बर्ड अराइज होती है इस तरह से, एंड दिस बर्ड ये क्या होती है, धीरे धीरे इट इज डेवलप इनटू अ कंप्लीट हाइड्रा। ओके, नाउ दिस सेल और दिस ऑर्गेनिज्म, न्यू जो नई बर्ड है यहाँ पर, दिस बर्ड, ये अब यहाँ से क्या होगा, इट विल गेट डिटैच, ये यहाँ से डिटैच हो जाएगी और ये किसी सबस्ट्रेट के ऊपर इस तरह से फॉल हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, इट विल ग्रो इनटू एन इंडिविजुअल। तो इस तरह से हाइड्रा के अंदर एक स्मॉल बर्ड अराइज होगी and it will detach from the cell and grow into the individual. ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट बच्चों फंजाई होता है, एक सिंगल सेल फंजाई, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक स्मॉल सेल इस तरह से अराइज होती है। ये जो सेल है इसके ऊपर सेल्स की ऐसी आपको चेन भी दिखाई देगी। ओके, ये चेन बनी कैसे, इसका बनने का प्रोसेस क्या होता है वो देखो। ये जो सेल है मेन पेरेंट सेल, इसका जो न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका न्यूक्लियस में इस तरह से अनइक्वल डिवीजन होता है, और साइटोप्लाज्म जो है वो भी एक बड के फॉर्म में ऐसा बॉडी से बाहर निकलता है। सो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ इस तरह से, और यहाँ पर हमें एक छोटी सी सेल दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है लाइक दिस। ओके, सो ईस्ट के अंदर और हाइड्रा के अंदर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है, एंड दैट फर्दर ग्रो इनटू द इंडिविजुअल। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बडिंग। ओके, सो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने दो चीजें यहाँ डिस्कस करी, पहला बाइनरी फिशन, सेकेंड बडिंग। थर्ड देखो जू स्पोर्स। ये जो बच्चों हम जू स्पोर और कोनिडिया पढ़ रहे हैं ना, इसमें कई बार डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो इसको एज अ डिफरेंस भी लर्न करना है अपने को। जू स्पोर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, दीज आर द मोटाइल स्ट्रक्चर्स। एक बात, ठीक है, मोटाइल स्ट्रक्चर्स है, क्यों, बिकॉज दे हैव द फ्लैजिला, ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से ये मोटिलिटी शो करते हैं, ठीक है, चल सकते हैं। ओके, सो मोटाइल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। सेकेंड पॉइंट, ये कहाँ डेवलप होते हैं, दे डेवलप इनसाइड द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है क्लेमाइडोमोनास, सो क्लेमाइडोमोनास की एक ऐसी सेल हमें शो करी हुई है, और उस सेल के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे जू स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, और जब ये इस सेल से रिलीज होंगे, क्लेमाइडोमोनास की जो पेरेंट सेल है उससे रिलीज होंगे, देन दे विल ग्रो एज एन इंडिविजुअल। ओके, एग्जाम्पल इज क्लेमाइडोमोनास एंड एल्गी। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स याद करने, फर्स्ट मोटाइल स्ट्रक्चर, सेकेंड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल, एंड थर्ड द एग्जाम्पल दैट इज क्लेमाइडोमोनास। ओके, फोर्थ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है कोनिडिया। कोनिडिया बच्चों किसमें एग्जाम्पल क्या है, फंजाई। देखो फंजाई का ये से माइसीलियम होता है, और इस माइसीलियम के ऊपर एक अपना जैसा हाथ होता है ना, बिल्कुल उस तरह से एक स्ट्रक्चर डेवलप होना स्टार्ट होता है इस तरह से, और ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज कोनिडियोफोर। इसका नाम क्या है, कोनिडियोफोर। अब इस कोनिडियोफोर के ऊपर बहुत सारे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं इस तरह से, दीज आर नोन एज कोनिडिया। ओके, सो कोनिडिया आर डेवलप ऑन द कोनिडियोफोर। क्लियर, अब देखो डिफरेंस कैसे याद करेंगे दोनों में। सो फर्स्ट डिफरेंस, दीज आर नॉन मोटाइल बिकॉज दे डोंट हैव एनी flagella like structure for motility. Second, these are exogenous spores. ये तो एंडोजीनस थे क्योंकि सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे थे, बट ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, आउटसाइड, है ना। ओके, सो दीज आर exogenous spores produced in the chain
एक चेन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं कोनिडियोफोर के ऊपर। और थर्ड डिफरेंस हम क्या लिख लेंगे इसमें, इसका एग्जाम्पल को। ओके, सो दिस इज द फोर्थ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं फिफ्थ के ऊपर, जेम्यूल्स। जेम्यूल्स क्या होता है? सो इसका एग्जाम्पल है बच्चों स्पंजेस। ठीक है, पहली बात तो एग्जाम्पल क्या है, स्पंजेस। अच्छा, जेम्यूल्स कहाँ पर डेवलप होते हैं? तो स्पंजेस के अंदर क्या होता है, बॉडी उसकी जो स्पंज की बॉडी है उसके अंदर एक इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसकी एक ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल। अब इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स ऐसे डेवलप होते हैं, और ये जो बर्ड्स या स्पोर्स हैं ये बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे हैं। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, कहाँ डेवलप हो रहे हैं, इनसाइड द बॉडी, और बॉडी को क्या कहते हैं, द बॉडी इज नोन एज द जेम्यूल। और जब ये माइक्रोपाइल से रिलीज होते हैं तो ये कैपेबल है, दे आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। So these are the 5 modes of asexual reproduction. Okay, अब हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस क्या है, टर्म का। ये जो टर्म है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन केस ऑफ प्लांट्स। तो जब हम प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम टर्म क्या यूज करते हैं, वी यूज द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, अब जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो प्लांट का पार्ट है विच इज यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे, दैट पार्ट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्लियर? और बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के यहाँ पर नाम दे रखे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें एग्जाम्पल्स को कोड करना है, एग्जाम्पल्स को हमें याद करके रखना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है पोटैटो। पोटैटो क्या है, इट इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम। ओके, तो मॉडिफाइड स्टेम है तो इसमें जो पोटैटो का ट्यूबर होता है उस पर स्मॉल आईज प्रेजेंट होती हैं, या आपने बिल्कुल अपने घर में देखा होगा इस तरह से स्मॉल आईज प्रेजेंट होती हैं। और जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है यहाँ से इस तरह से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज हो जाते हैं, एंड दीज बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैव द कैपेसिटी टू डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, तो ये इस तरह से नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। सेकेंड, वी हैव टू लर्न द राइजोम। राइजोम, जिंजर एंड बनाना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द राइजोम। तो बनाना में आपने कभी ध्यान दिया हो, जैसे बनाना का ये एक बड़ा पेड़ है कोई, तो यहाँ पर आप देखो तो एक छोटा सा प्लांट बनाना का अराइज होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज डेवलपिंग फ्रॉम द राइजोम। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज एडवेंटिशियस बर्ड्स। यहाँ पर बच्चों देखो ब्रायोफिलम, ये नाम याद रखना, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में क्या होता है, उसकी जो लीव्स होती हैं वो ऐसे, उसके जो मार्जिन्स होते हैं उसमें इस तरह से नॉचेस प्रेजेंट होते हैं, और इन नॉचेस के अंदर स्मॉल बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। इन बर्ड्स में पूरा प्लांट लेट डेवलप हो जाता है, इस तरह से छोटे छोटे लीव्स बन जाती हैं, शूट बन जाता है, ऐसे रूट्स डेवलप हो जाती हैं। नाउ अब ये जो पोर्शन है अगर इसको सॉइल के टच में आता है ये, तो ये यहाँ पर कंप्लीट प्लांट के अंदर डेवलप हो जाएगा। ओके, सो एडवेंटिशियस बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द मार्जिन्स, ओके, मार्जिन्स ऑफ द लीफ, एंड दीज बर्ड्स हैव द एबिलिटी टू डेवलप अ न्यू प्लांट। अच्छा, ये जो एबिलिटी है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, this ability is fully exploited by the gardeners and farmers for the commercial production of the plants. Okay, so this is the third example of the vegetative propagation. The fourth one is the bulbils. Bulbils क्या होते हैं, these are the small birds like structure. एग्जाम्पल है इसका अगेव। तो देखो अगेव में क्या होता है, ऐसे लीफी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह की, एंड ये जो लीफी बर्ड्स हैं इनकी क्या कैपेसिटी है, इनकी कैपेसिटी है कि ये नए अगेव प्लांट को डेवलप कर सकती हैं। ओके, सो दीज बर्ड्स
आर नोन एज बल्बिल्स, और ये नए प्लांट को डेवलप कर सकती है। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज द ऑफसेट। ऑफसेट का एग्जाम्पल क्या? द एग्जाम्पल इज वाटर हाइसिंथ, इसको जलकुंभी भी कहते हैं। दिस इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल ऑल्सो। ये कैसे डेवलप होता है? ये जो प्लांट है वाटर हाइसिंथ, इसमें बहुत फ्लोटिंग लीव्स होती हैं, इसकी बहुत सुंदर लगती हैं, और पूरी वो वाटर की जो सरफेस होती है उस पर फैली हुई रहती है इसकी लीव्स, और इस पे बहुत सुंदर ब्लू कलर के फ्लावर्स लगते हैं। तो इन फ्लावर्स के लिए ही और ऐसे फ्लोटिंग लीव्स के लिए ही ये प्लांट को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, और अब क्या कंडीशन है? इंट्रोड्यूस तो किया गया था कि बड़ी सुंदर लीव्स हैं, बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं, बट अब क्या प्रॉब्लम है? इसका जो ये ऑफसेट है, दिस पोर्शन इज नोन एज ऑफसेट। ये जो ऑफसेट है, दिस ऑफसेट हैज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, और ये बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत तेजी से होता है। ओके, तो क्या होता है कि वाटर सरफेस के ऊपर, ये वाटर सरफेस के ऊपर बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रोपगेशन रेट इज वेरी हाई। ओके, सो अब इस जब एक बार ये वाटर सरफेस के ऊपर इस तरह से स्प्रेड हो गया, तो यहाँ से इसको कंप्लीटली रिमूव करना प्लांट को बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस प्लांट की वजह से हमें प्रॉब्लम क्या होती है वो भी आपको यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। ये लीव्स इसकी बहुत चौड़ी होती हैं, एंड दे कवर द सरफेस एरिया, वाटर सरफेस एरिया, एंड इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना है, ऑक्सीजन को अंदर आना है, तो ये जो लीव्स हैं फैली हुई, दे बिकम बैरियर, तो गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता। इसकी वजह से जो अंडर वाटर लाइफ है उसकी कई बार डेथ भी हो जाती है। जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, पानी के अंदर रह रहे हैं, उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको आप अच्छे से पॉइंट्स को क्लियर करना। ओके, ये टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दिस प्लांट, एंड द लीव्स, large size floating leaves, they become barrier for the proper exchange of gases. Due to that, inside the water there is deficiency of oxygen gas, which leads to death of the aquatic life. ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। अब बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसे एक पॉइंट मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया था कि गार्डनर्स एंड फार्मर्स जो हैं वो इस एबिलिटी को फुल्ली एक्सप्लॉइट करते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स। तो क्या फायदा है इसका? देखो, सपोज हमारे पास में एक कोई प्लांट है और क्वालिटेटिवली ये प्लांट बहुत अच्छा है। अगर हम इस प्लांट का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चले जाएं, तो क्या होगा? देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो करेक्टर्स की मिक्सिंग हो जाएगी, तो हमें मिक्सिंग तो करनी नहीं है, क्योंकि मिक्सिंग करते ही क्वालिटी खत्म हो जानी है, हमारी सेम क्वालिटी हमारे पास नहीं रहनी है। तो हम क्या कर सकते हैं? वी गो फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिससे सेम क्वालिटी के प्लांट्स को हम लार्ज स्केल पे डेवलप कर सकते हैं। और यही एबिलिटी फार्मर्स और गार्डनर्स यूज कर रहे हैं और बहुत सारे प्लांट्स को तैयार कर रहे हैं। और वो सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे? दैट ऑल प्लांट्स आर क्लोन। इट मीन्स दैट ऑल आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू द क्वालिटी प्लांट। क्लियर? तो ये इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बेनिफिट है। ओके, चलो आगे चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, मैं वो एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इलॉबरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो भी हम पढ़ेंगे, तो ये एक काफ़ी लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए ये स्लो भी होता है। सेकेंड पॉइंट, द ऑफस्प्रिंग्स, जो नई जनरेशन यहाँ बनती है, दैट इज नॉट आइडेंटिकल टू द
पेरेंट, वो पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब थर्ड पॉइंट देखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको देखना। अब चाहे कोई फंजाई हो, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो, देखो अभी इन तीन के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और अगर अपन इनका लाइफ साइकिल देखें तो आप देखोगे मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली फंजाई बिल्कुल अलग है, प्लांट्स बिल्कुल अलग हैं, और एनिमल्स का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। बट पॉइंट क्या है? दे ऑल शो सिमिलर पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी तो ये सारे के सारे एक सिमिलर पैटर्न को शो करेंगे। सिमिलर पैटर्न क्या है? सबसे पहला बात, मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। एंड थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो ये जो पैटर्न है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, उनमें चाहे कितने भी डिफरेंट फीचर्स हो, बट एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे ऑल फॉलो द सेम पैटर्न और द सिमिलर प्रोसेस। क्लियर? चलो अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी का एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचना जरूरी होता है, ठीक है, जिसको हम मैच्योरिटी कहते हैं ना। तो हमारे बॉडी के अंदर, चाहे प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, हम सब की बॉडी के अंदर लाइफ की डिफरेंट फेजेस होती हैं। डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो हम अपने पूरे लाइफ स्पैन को 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द जुवेनाइल फेज, सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव फेज, एंड थर्ड वन इज द सेनेसेंट फेज। अब देखो इन तीनों को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट जुवेनाइल फेज क्या है? तो जुवेनाइल फेज इज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ, जैसे ही बर्थ हुआ स्टार्ट हो गया, एंड इट इज नोन एज द ग्रोथ फेज। इसको हम वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं, वेजिटेटिव फेज। सो दिस इज द फेज फ्रॉम बर्थ टिल, कहां तक? टिल द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ओके, तो बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक का जो लाइफ स्पैन है, जो लाइफ की फेज है, दैट इज नोन एज द जुवेनाइल फेज। इसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है वो उसकी बॉडी ग्रो करेगी और वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती है। क्लियर? सेकेंड फेज इज द रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? इट इज द मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस फेज में क्या होता है? इन दिस फेज द ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस। ओके, द थर्ड फेज इज द सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज को हम ओल्ड एज भी कह सकते हैं। ओके, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दिस इज द फेज वेयर द ऑर्गेनिज्म लॉस इट्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। जब ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी वो खत्म हो जाएगी, दैट फेज इज नोन एज द सेनेसेंट फेज। तो यहाँ पे अपन को इन तीनों की डेफिनेशन को लर्न करना है। अब बच्चों, जो एनुअल प्लांट्स हैं या बाइनियल प्लांट्स हैं, उनके अंदर तो हमें ये तीनों फेजेस एकदम आराम से दिखाई देती हैं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अपने खेत में हम लोग बहुत सारे, बरसात का मौसम होता है, बहुत सारे बीज डाले जाते हैं खेतों में, फसलें ली जाती हैं। उन फसलों में क्या होता है? जैसे मैं चलो एक फसल का नाम लेती हूँ, बाजरा। ठीक है, कैसे? बाजरा का बीज बरसात आएगी तब बोया जाएगा, और 3 से 4 महीने के अंदर वो ग्रो भी कर जाएगा, उसके ऊपर फ्रूट्स भी आ जाएंगे, हम उससे सीड्स का कलेक्शन कर लेंगे और फसल को पूरा काट के खत्म। यानी कि इसका लाइफ स्पेन 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमने तीनों फेजेस देख ली, वेजिटेटिव ग्रोथ देख ली, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ देख ली, और सेनेसेंट फेज भी देख ली। ठीक है, सो बाइनियल और जो एनुअल प्लांट्स होते हैं उसमें तो ये तीनों फेजेस हमारे लिए बिल्कुल क्लियरली विजिबल होती है। बट इन केस ऑफ पेरिनियल स्पीशीज कई बार हमें ये पता ही नहीं चलता कि प्लांट अभी कौन सी फेज में है।
ठीक है, तो इसके देखो दो एग्जाम्पल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बुक में दे रखे हैं वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसे बैम्बू, बैम्बू में जो वेजिटेटिव फेज है, जुवेनाइल फेज जो है वो कितनी होती है 50 to 100 years, और आफ्टर 100 years दैट प्लांट विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड इट विल डाई। ओके, सो वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज इज टू लॉन्ग, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में एक शॉर्ट सी रिप्रोडक्टिव फेज आई एंड देन द सेनेसेंट फेज। क्लियर। एक और एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है, स्ट्रोबोलेंथस कुंथियाना, इसको नील कुरंजी भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु और केरला, वहाँ पे मुन्नार हिल्स में ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। ठीक है, इसका जो जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज है वो है 12 ईयर्स की, 12 साल की, यानी कि 12 साल बाद में ये इसमें फ्लावरिंग होती है। और फ्लावरिंग कौन से सीजन में होती है, सितंबर एंड अक्टूबर में होती है। 2018 में लास्ट इसके फ्लावर्स देखे गए थे। ओके, अब फ्लावरिंग के बाद में क्या होता है, प्लांट डाइज, प्लांट की डेथ हो जाती है। तो ये जो इस तरह के प्लांट्स हैं जिसमें जुवेनाइल फेज इतनी लंबी है, ये प्लांट्स बहुत साल तक जिंदा रहते हैं, तो वहां पर हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी फेज में प्लांट चल रहा है। एक हम ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक, चलो मैंगो के ट्री की अपन बात करते हैं, मैंगो ट्री है, ठीक है, 5 to 7 ईयर्स की तो इसकी जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज होती है, जब तक इसमें फ्रूटिंग आती ही नहीं है। ओके, उसके बाद में 5 to 7 ईयर्स के बाद में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, और फिर क्या होता है, फ्रूट लगे, क्या इसके बाद में इसकी सेनेसेंट एज आ जाती है, नहीं, है ना, प्लांट डाई नहीं होता, बिकॉज दिस इज अगेन अ पेरिनियल स्पीशीज। फिर क्या होता है, द प्लांट अगेन शो द वेजिटेटिव ग्रोथ एंड नेक्स्ट ईयर इट अगेन प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्लियर। तो इस तरह के प्लांट्स में, पेरिनियल स्पीशीज में, इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द phases, whether it is vegetative phase, reproductive or the senescent phase. Okay, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हमें ये दो याद रखने हैं, यहाँ से ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं। चलो आगे चलते हैं और एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर की बात करते हैं। प्लांट्स की बात तो हमने कर ली, अब एनिमल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स में बच्चों क्या होता है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, सो हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द डिफरेंट फेजेस। वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव में आना, इसमें हॉर्मोन्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, और ये हॉर्मोन्स के ऊपर किसका इफेक्ट पड़ता है, तो हॉर्मोन्स के ऊपर बच्चों सीजन का इफेक्ट पड़ता है। तो देखो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, बहुत सारे ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं, लिजार्ड्स हैं, तो ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही अंडे देते हैं। सो दे ले एग्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर रेगुलेटिंग द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, यानी कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है इसका इनकी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स है, जो हॉर्मोन्स इनको वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में लेकर आएंगे, इनके ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ रहा है, और इसी कारण ये एक पर्टिकुलर सीजन में जो है वो अंडे देते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फीमेल्स प्लेसेंटल मैमल्स का। प्लेसेंटल मैमल्स जो होते हैं उनमें दे एग्जिबिट द साइक्लिक चेंजेस, उनकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स के कारण कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं। क्या क्या साइक्लिक चेंजेस आते हैं, नंबर 1 इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरीज, नंबर 2 एक्टिविटी ऑफ एसेसरी डक्ट्स एज वेल एज एक्टिविटी ऑफ हॉर्मोन्स। तो इन सब के अंदर चेंजेस आता है। ये चेंजेस क्यों आते हैं, मे बी ड्यू टू द सीजन और टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स या सीजन जो है वो एनिमल्स के ऊपर, चाहे वो ओविपेरस एनिमल्स हो, चाहे वो मैमल्स हो, प्लेसेंटल मैमल्स हो, उनके ऊपर फर्क डाल रहा है, उनके ऊपर असर डाल रहा है। तो पर्टिकुलर सीजन के अंदर
उनकी ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट्स और हार्मोन्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और जो एनिमल है दैट विल शो द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। क्लियर। अभी बात करते हैं ये जो साइक्लिक चेंजेस की हमने बात करी, इन साइक्लिक चेंजेस को दो नाम दिए गए हैं। यहाँ पर हमें दो नाम याद करने हैं। पहला नाम है स्ट्रेस साइकिल और दूसरा नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, अब ये साइक्लिक चेंजेस तो सेम है, इन दोनों साइकिल में कुछ अंतर नहीं है ना। बॉडी के अंदर सेम चेंजेस आ रहे हैं, बट अंतर क्या है, क्यों अलग अलग नाम दिया है? अंतर ये है कि ऑस्ट्रस साइकिल हम किसके जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, नॉन प्राइमेट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे काऊ है, शिप है, डॉग है, रैट है, डियर है, ये सब नॉन प्राइमेट्स एनिमल कहलाते हैं। और प्राइमेट्स कौन होता है? प्राइमेट्स में आते हैं ह्यूमन, मंकीज, एप्स, ठीक है, चिंपैंजी वगैरह, ये सब प्राइमेट्स में आते हैं। और इसके अलावा जितने भी मैमल्स हैं वो सारे के सारे नॉन प्राइमेट्स में आते हैं। क्लियर। तो नॉन प्राइमेट्स के अंदर जो ये एक्टिविटीज हैं, इनको हमने, इस साइक्लिक चेंजेस को हमने नाम दिया स्ट्रेस साइकिल। और प्राइमेट्स के अंदर सेम एक्टिविटीज है बट दैट आर नेम्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, बाकी और इसमें साइक्लिक चेंजेस में कोई चेंज नहीं है। सारी जो ओवरीज है, एक्सेसरी डक्ट्स है और हार्मोन्स है, उनके अंदर जो साइक्लिक चेंज आता है इन प्राइमेट्स that is known as menstrual cycle, and the cyclic changes in the activity of ovaries, accessory duct and hormones in non-primates that is termed as stress cycle। ठीक है, तो यहाँ खाली नाम का अंतर है और आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में। क्लियर। अब यहाँ पर जो भी एनिमल्स हैं, अपन ने यहाँ देखो एक सीजन की बात करी थी, ठीक है, जैसे एग लेंगे एनिमल्स के लिए कि भाई पर्टिकुलर सीजन होता है तभी ये अंडे देते हैं। बट अगर हम यहाँ पर काऊ की बात करें तो आप देखोगे कि काऊ के लिए सीजन का कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि काऊ सर्दी का सीजन होगा या गर्मी का सीजन होगा तभी ब्रीड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। सो ब्रीडिंग पीरियड के बेस पे भी हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू, सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। तो ये जो एग्जांपल्स हमने यहाँ पर कोट किए थे, दीज आर सीजनल ब्रीडर्स, बट हियर काउ इट इज द कंटिन्यूअस ब्रीडर। ठीक है, तो कंटिन्यूअस ब्रीडर और सीजनल ब्रीडर, ये क्यों ऐसा डिफरेंस है दोनों में? तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, बॉडी के अंदर रोल ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, हॉर्मोन्स कब बॉडी के अंदर एक्टिव हो रहे हैं? तो कंटिन्यूअस ब्रीडर का क्या मतलब है कि उनके ऊपर सीजन जो है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो हॉर्मोन्स के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहा है। ठीक है, और जो सीजनल ब्रीडर हैं उनमें तो पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही बॉडी के अंदर पर्टिकुलर हॉर्मोन्स जो है वो एक्टिव होंगे। क्लियर। तो सीजनल ब्रीडर्स के केस में सीजन यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हॉर्मोन्स को बिल्कुल डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, बट कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में ऐसा नहीं है। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, ओविपेरस एनिमल्स, ओविपेरस आर सीजनल ब्रीडर्स, ये याद रखना है। प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर कौन से साइक्लिक चेंजेस होते हैं, इन साइक्लिक चेंजेस को क्या नाम दिए गए हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स अपन को यहाँ से याद रखते हुए चलना है। ओके, अब अपन आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, और सबसे पहले बात करते हैं इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 इवेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे जाइगोट के बारे में और एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के साथ में। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दीज आर द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस सिंपल नाम है, नाम से ही पता चल रहा है, गैमेट
जेनेसिस, गैमेट का बनना। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, अब गैमेट्स जो होते हैं बच्चों दो तरह के होते हैं, होमोगैमेट्स, इसको हम आइसोगैमेट्स भी कहते हैं, हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, अब नाम सिंपल है ना, होमो मतलब आइसो, एक जैसे, तो ये बिल्कुल डेफिनेशन है, बिल्कुल इजी है। दीज आर द मेल एंड फीमेल गैमेट्स सिमिलर इन अपीयरेंस, दिखने में बिल्कुल एक जेनेटिकली सेम नहीं होंगे। ठीक है, जेनेटिकली सेम नहीं होंगे, ये याद रखना। ओनली दे आर सिमिलर इन अपीयरेंस, देखने में दोनों एक जैसे होंगे, देख के हम नहीं पता लगा सकते कि वेदर इट इज अ मेल गैमेट और अ फीमेल गैमेट। क्लियर, तो होमोगैमेट, यहाँ ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, सिमिलर इन अपीयरेंस, जेनेटिकली डिफरेंट है। हेट्रोगैमेट, हेट्रोगैमेट तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह के हैं, है ना। और इसमें जो मेल गैमेट होता है उसको हम स्पर्म और एंथ्रोजॉइड कहते हैं, और जो फीमेल गैमेट होता है दैट इज नोन एज एग और ओवम। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 10 के ऊपर 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, डायग्राम बने हुए हैं 3, उसको बिल्कुल अच्छे से बच्चों याद करना कि ये किसके एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में ना कई बार ऐसा पूछा जाता है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ये दे रखा है, आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा एक एल्गी है, और ये जो दोनों गैमेट है दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और हम इसमें मॉर्फोलॉजिकली कोई डिफरेंट शो नहीं कर सकते कि इसमें से कौन सा मेल गैमेट होगा और कौन सा फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें एक बहुत बड़ा सा फीमेल गैमेट बना हुआ है और एक बिल्कुल छोटा सा मेल गैमेट बना हुआ है। ओके, ये एग्जाम्पल है बच्चों फ्यूकस का, फ्यूकस भी एक एल्गी है। ओके, ये भी एक एल्गी है। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फीमेल गैमेट और छोटा सा मेल गैमेट, तो ये एग्जाम्पल है फ्यूकस, हेट्रोगैमेट्स का। और थर्ड एग्जाम्पल हेट्रोगैमेट्स का दे रखा है ह्यूमन बीइंग का, होमोसेपियंस का, जहां पर एक एग को शो किया गया है और साथ ही साथ स्पर्म को शो किया गया है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम में कई बार डायग्राम, ये नाम पूछा जाता है, ये क्या है, क्लैडोफोरा, ये क्या है, ये किसके गैमेट्स हैं, हेट्रोगैमेट्स हैं फ्यूकस के, ये किसके हेट्रोगैमेट्स हैं, ह्यूमन के। तो ये एग्जाम्पल्स अपन को, ये डायग्राम अपन को याद करने हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे, गैमेट की बात करी हम लोगों ने, तो गैमेट बनते कैसे हैं बच्चों। तो गैमेट जिस सेल से बनते हैं, यहाँ से ये टर्म बिल्कुल याद कर लो, मियोसाइट्स, इस टर्म को याद कर लेना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है मियोसाइट क्या होता है, इसको अगर पता होगा कि मियोसाइट क्या है तो आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड मीन्स क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो जब गैमेट प्रोडक्शन होता है तो इस सेल के अंदर, दिस सेल इज नोन एज मियोसाइट, मियोसाइट मतलब गैमेट मदर सेल। So this will undergo for meiosis, meiosis that is the reduction division, और reduction division के बाद में we have the 4 haploid cells और gametes। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है, मियोसाइट क्या है, गैमेट मदर सेल, इट विल अंडरगो फॉर रिडक्शन डिवीजन एंड प्रोड्यूस 4 गैमेट्स। क्लियर होगी ये बात। अच्छा, अब ये जो गैमेट्स यहाँ बनते हैं दीज आर द हैप्लॉइड गैमेट्स। ओके, तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स जो भी हैं उन सब में इस प्रोसेस से सेल डिवीजन होता है और गैमेट फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है अगर पेरेंट सेल हैप्लॉइड है, ठीक है, यहाँ पर तो पेरेंट सेल डिप्लॉइड थी, अब यहाँ तो पेरेंट सेल ऑलरेडी हैप्लॉइड है, यानी उसमें क्रोमोसोम नंबर पहले ही एक सेट में प्रेजेंट है, तो यहां पर क्या होता है, हियर दे डिवाइड मियोटिक डिवीजन। ठीक है, हैविंग n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहां पर उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, नॉट मियोटिक डिवीजन, दे अंडरगो फॉर माइटोटिक डिवीजन। ओके,
माइटोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक नहीं होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, एंड दैट विल दे प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गैमेट। पेरेंट सेल हैप्लॉइड है और वो वापस हैप्लॉइड गैमेट्स बना रहे हैं बाय द माइटोटिक डिवीजन। तब किस में होता है, जैसे मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, जो भी हैप्लॉइड है उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। सो बाय माइटोटिक डिवीजन, ये मियोटिक गलत लिख दिया है ना, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है और उसको हैप्लॉइड गैमेट बनाने हैं, तो जब सेम टाइप ऑफ सेल बनानी है तो माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर होगा। क्लियर? तो इस तरह से सेल डिवीजन होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। अब यहाँ पर बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ पर आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए 3 टर्म्स आप एक साथ याद करोगे, बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक एंड मोनोइशियस। ठीक है, बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक एंड मोनोइशियस। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये देखो आप, इसका मतलब है the organism having male and female reproductive structure on the same body। ठीक है, एक ही बॉडी है और उस पे मेल और फीमेल दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। दिस कंडीशन इज नोन एज बाइसेक्सुअल। होमो, होमो मतलब सेम, सो सेम, थैलिक मतलब बॉडी, तो सेम बॉडी। So in the same body, male and female both reproductive structures are present. Second condition में क्या याद करना है, यूनिसेक्सुअल, हेटेरोथैलिक एंड डायोशियस। तो यहाँ पर क्या होगा, हेटेरोथैलिक यानी कि डिफरेंट बॉडी, तो सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। ठीक है, तो दोनों मेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा। क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। एक छोटी सी चीज यहाँ पर हम और डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, अगर यूनिसेक्सुअल कंडीशन है प्लांट्स में, सो फ्लावर्स कैन बी कैटेगराइज एज स्टैमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर। ये 2 टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए। स्टेमिनेट वर्ड कहाँ से है, स्टेमन से। ठीक है, तो अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है और यूनिसेक्सुअल भी कैसा है, इट हैविंग ओनली स्टेमन्स, यानी मेल फ्लावर है, सो द फ्लावर विल बी कंसिडर्ड एज स्टेमिनेट फ्लावर। और अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है और उसमें केवल पिस्टल प्रेजेंट है, यानी कि केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या कहेंगे, दैट फ्लावर इज नोन एज पिस्टिलेट फ्लावर। और यहां पर देखो हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट किसको कहते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल, बाइसेक्सुअल एनिमल, यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसकी बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। अब देखो यहाँ पर मैं ये कुछ नाम लिख रही हूँ, जिन नामों को आपको याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता। ठीक है, अर्थवॉर्म, स्पॉन्जेस, टैपवॉर्म, लीच, ये 4 एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पर याद कर लेने हैं। ये 4 एग्जाम्पल से बाहर कोई एग्जाम्पल नहीं आता। ये क्या है, दीज आर बाइसेक्सुअल एनिमल्स, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ओके, और फिर प्लांट्स की बात करते हैं हम लोग। प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में बच्चों कुछ एग्जाम्पल है, जो एक तो है आपके कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। ठीक है, ये दोनों क्या है, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट, दीज आर कंसिडर्ड एज मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस, मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल, मीन्स इसके अंदर दोनों तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। और डायोशियस फ्लावर का एग्जाम्पल है डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट का एग्जाम्पल हमारे पास में है,
पपाया एंड डेट पाम। तो ये 4 एग्जाम्पल्स है ना प्लांट्स के याद करने हैं अपन को, डायशियस, पपाया एंड डेट पाम, ठीक है, और मोनोशियस में कुकुरबिट्स एंड कोकोनट, और एनिमल्स में ये 4। इससे बाहर आपसे कोई एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा। बट कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे ही आता है डायशियस के एग्जाम्पल देने, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यार कौन सा प्लांट देना है, नहीं देना है, किसका नाम देना है। तो ये आप डायशियस में 2 नाम याद कर लो, मोनोशियस में 2, हर्माफ्रोडाइट में ये 4 एनिमल्स। क्लियर? सो दिस इज द सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब हम चलते हैं, गैमेट फॉर्मेशन तो हमने पढ़ लिया था, अब अपन बात करेंगे। अच्छा, गैमेट फॉर्मेशन के साथ में बच्चों एक चीज यहाँ पर आपके बुक में पेज नंबर 13 पे एक टेबल दे रखी है, वहां से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। उस टेबल में आपके क्या दे रखा है कि बहुत सारे एनिमल्स के नाम दे रखे, उनमें मियोसाइट यानी कि 2n में क्रोमोसोम नंबर दे रखा है, और गैमेट में क्रोमोसोम नंबर आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस टेबल को आपको जरूर पढ़ना है। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मैं आपको वो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, वो है ऑफियोग्लॉसम। इसको याद कर लेना। ऑफियोग्लॉसम ये एक फर्न है, और इसमें मियोसाइट में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं 1260। ठीक है, और जो इसके गैमेट्स होंगे उसमें क्रोमोसोम नंबर 630 होते हैं। ठीक है, तो ये अपने को यहाँ पर बच्चों याद रखना है। एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम किसमें प्रेजेंट है? ऑफियोग्लॉसम में। ओके, और सबसे कम किसमें प्रेजेंट होता है? तो फ्रूट फ्लाई में क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट में 8 और गैमेट में इसके हाफ यानी कि 4 होते हैं। उसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको पढ़ने हैं, बट ये 2 आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। क्लियर? ओके, चलो अभी अपन डिस्कस करते हैं गैमेट ट्रांसफर को। तो देखो, गैमेट ट्रांसफर होने के लिए हमें कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए, है ना। तो ट्रांसफर करने के लिए मीडियम चाहिए, तो मीडियम क्या क्या हो सकता है? तो हमारे पास में मीडियम की बात अभी अपन आगे करते हैं। पहले देखो यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको अपन एक बार देख लेते हैं कि गैमेट ट्रांसफर होना जरूरी क्यों है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब तक एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तब तक उनका फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन ऑफ देयर न्यूक्लियस, है ना। सो इसके लिए गैमेट का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। और ट्रांसफर होता किसका है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। जनरली क्या होता है? मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है जैसे एल्गी और फंजाई जिसमें दोनों गैमेट मोटाइल होते हैं, बट मोस्टली द मेल गैमेट्स हैव टू ट्रांसफर्स टूवर्ड द फीमेल गैमेट। ओके, तो गैमेट ट्रांसफर होना इसलिए जरूरी है। अब इसके लिए मीडियम चाहिए, तो मीडियम क्या क्या है? वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकती है, एनिमल्स हो सकते हैं, और इनको हम पॉलिनेटर्स कहते हैं। ओके, जो पॉलिनेशन करते हैं, विच ट्रांसफर द गैमेट्स, दैट आर नोन एज पॉलिनेटर्स। अब देखो, सबसे पहली बात करते हैं वाटर की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है छुपा हुआ इस लाइन के अंदर। लाइन पढ़ो, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स एज दीज प्लांट ग्रो नियरर टू वाटर। ठीक है, जहां पानी होगा उसके आसपास ही ये पौधे हमें मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? बिकॉज दे रिक्वायर द वाटर फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। अगर वाटर नहीं होगा तो मेल गैमेट का ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको हमें याद रखना है। बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये जनरली ट्री स्पीशीज होती हैं, एंड इनमें जो पॉलिनेशन है वो एयर से या इंसेक्ट्स के थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अब देखो, जो डायशियस एनिमल्स होते हैं, ठीक है, अभी अपन पीछे पढ़कर आए थे ना, मोनोशियस, डायशियस। तो डायशियस एनिमल्स जो होते हैं, जिनको उनकी बॉडी के अंदर, डायशियस मतलब हेट्रोथैलिक, ओके, हेट्रोथैलिक एनिमल, अलग अलग बॉडी है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। तो वो एनिमल्स जो हैं उन्होंने भी क्या कर रखा है? दे हैव इवॉल्व्ड स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर के लिए उनकी बॉडी भी स्पेशली एडेप्टेड है, इवॉल्व है। ओके,
तो गैमेट ट्रांसफर। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग पीछे डिस्कस करके नहीं आए हैं, हाँ इसको अपन को डिस्कस करना है। जनरली बच्चों जो मेल गैमेट्स है ना, उसके जो नंबर होते हैं दैट इज ऑलवेज मोर देन द फीमेल गैमेट्स। क्यों होते हैं? देखो, अपन ने ये चीज तो पीछे डिस्कस करी थी कि फीमेल गैमेट्स जो है उनको ट्रांसफर होना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो जब एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, और उन बैरियर्स में वो बहुत सारा मेल गैमेट्स का लॉस हो जाता है, और कुछ ही मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, ये जो यहाँ लॉस हो रहा है बैरियर्स के कारण, इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए ऑलवेज द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स इज मोर। ओके, तो यही आंसर यहाँ लिखा हुआ है, मेल गैमेट्स हैव टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट्स। During this movement, a large number of male gamete fail to reach the female gamete and lost in the way. Okay, so to compensate this loss, male gametes during transportation, they are produced in 1,000 times more in number as compared to female gametes. Clear? तो इसके आंसर को हमें याद करके चलना है। चलो अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेकेंड स्टेज के ऊपर, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी कहते हैं, और दिस इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और रिजल्ट क्या होता है फर्टिलाइजेशन का? रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन में ये जो न्यूक्लियस का फ्यूजन है मेल एंड फीमेल गैमेट का, वो कौन से मीडियम में हो रहा है? On the basis of that, fertilization is divided into two types. One is the external fertilization, second is the internal fertilization. Okay, अब external, बिल्कुल इस टर्म से ही अपन को क्लियर हो रहा है, एक्सटर्नल यानी कि बाहर। सो एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब आउटसाइड द बॉडी, इसका मतलब कहीं ना कहीं वाटर के अंदर सिनगैमी हो रही है, फ्यूजन हो रहा है। इंटरनल मीन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। कौन सा? फीमेल। फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूजन हो रहा है। क्लियर? अब देखो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन। एल्गी, फिशेस और एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, ये सारे के सारे कहाँ ब्रीड करते हैं, कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है? तो वाटर के अंदर। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट दे आर रिलीज्ड इनटू द वाटर। दोनों गैमेट कहाँ रिलीज हो गए? वाटर में। एंड द फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द वाटर, और जाइगोट कहाँ प्रेजेंट होगा? पानी के अंदर। क्लियर? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? किसमें प्रेजेंट होता है? जनरली फंजाई, ब्रायोफाइट्स, स्टेडोफाइट्स, जिम्नो, एंजियो, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब के सब क्या शो करते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वेयर द फ्यूजन अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ठीक है, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या चीज जरूरी है? सिंक्रोनी। सिंक्रोनी मतलब सेम टाइम। सेम टाइम पे क्या होना चाहिए? मैच्योरेशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन एंड रिलीज ऑफ गैमेट, है ना? जब दोनों गैमेट सेम टाइम पे रिलीज होंगे तभी वो फ्यूज होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड देखो, मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। जब अगर, क्योंकि देखो दोनों कहाँ पे रिलीज किए जा रहे हैं? वाटर में। तो जब अगर इनका नंबर बहुत ज्यादा नहीं होंगे, जब नंबर ज्यादा होंगे तो चांसेस होंगे सिनगैमी के, है ना? और नंबर कम होंगे तो सिनगैमी के चांसेस भी नहीं होंगे। तो इसलिए इनके नंबर हमेशा, दोनों मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्यों? टू इंश्योर द सिनगैमी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस। अब बहुत सारे गैमेट्स हैं, बहुत सारे गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इतने सारे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होने के बाद भी मैच्योरिटी तक, मैच्योर ऑर्गेनिज्म तक कुछ ही पहुंच पाते हैं। क्यों पहुंच पाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या है वो देखो। क्यों? हियर द ऑफ स्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, है ना?
बाहर का जो उनका एनवायरनमेंट है, जब तक वो ऑफ स्प्रिंग जो बिल्कुल छोटा सा एक जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन के ठीक बाद में जाइगोट बना है, तो जाइगोट से धीरे 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 जब ये डेवलप होके मैच्योर तक पहुंचेगा, इस टाइम पीरियड में वहाँ का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन और बहुत सारे प्रेडेटर्स भी होंगे, तो इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर हमेशा डिक्रीज होती जाएगी, उनको बहुत खतरा रहता है ना। तो ये एक बहुत इसका मेजर डिसएडवांटेज है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। क्लियर। अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। तो यहाँ पर सिंपल बात है, फीमेल गैमेट जनरली 1 होता है, नॉन मोटाइल होता है, और इट प्रोड्यूस एंड मैच्योर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। मेल गैमेट्स ऑलवेज प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, क्यों ये अपन को पता है, एंड दे आर जनरली मोटाइल। क्लियर, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक टॉपिक है छोटा सा, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, इसको अपन को याद करना है। सो पार्थिनोजेनेसिस, अगर हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं करें, फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी, इट डज नॉट अकर। अब ये फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, सिंगेमी हो ही नहीं रही है, लेकिन जो हमारा फीमेल गैमिट है, यानी कि जो एग है, एग अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये एग कुछ ऐसे बिहेव करेगा कि ये खुद ही नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लेगा। तो दिस इज पार्थिनोजेनेसिस। देखो अब मैं तुम्हें इसका एक यहाँ पे ना ये कुछ नाम दे रखे हैं, 4 नाम अपन को याद कर लेने हैं, रोटीफर्स, हनीबीज, सम लिजार्ड्स एंड टर्की। टर्की क्या एक बर्ड है। अब यहाँ देखो तुम्हें एक हनीबी के एग्जांपल्स में पार्थिनोजेनेसिस समझाती हूँ। हनीबी में क्या होता है बच्चों, हनीबी जो क्वीन बी होती है ना, रानी मक्खी, वो जो अंडे देती है, इसको ऐसे समझते हैं, जो रानी मधुमक्खी है उसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 32, 2n इक्वल्स टू 32, ठीक है। और जो गैमिट्स बनेंगे, तो गैमिट्स में क्रोमोसोम नंबर होते हैं 16, ठीक है, यानी कि गैमिट्स मतलब एग्स। अब ये जो एग्स हैं, ये एग्स फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइज्ड एग्स, तो जो एग फर्टिलाइज करेंगे तो 16 प्लस 16 अगेन वी हैव 32, ठीक है। और कुछ ऐसे एग्स होंगे, ये दीज आर अनफर्टिलाइज्ड, ये अनफर्टिलाइज्ड है, बट ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स दे अंडरगो फॉर द डेवलपमेंट एंड दे अगेन डेवलप इनटू हनी बीज, ये भी हनी बीज में डेवलप हो जाते हैं, और जो 32 वाले हैं ये भी हनी बीज में डेवलप हो जाते हैं। बट इन दोनों हनी बीज में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, यहाँ जो अनफर्टिलाइज्ड एग से हनी बीज बनी है, दीज हनी बीज आर ऑलवेज मेल, जिनको हम ड्रोन कहते हैं। वेयरएस ये जो 32 है, ये कौन सी बनती है, दीज आर डेवलप एज वर्कर और क्वीन, ठीक है। अच्छा, क्वीन कौन सी बनती है, जिसको बढ़िया खाना खिलाया जाता है, रॉयल जेली खिलाई जाती है, वो तो क्वीन बन जाती है, बाकी सारे वर्कर बन जाते हैं। और जो अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट यानी कि एग से डेवलप होता है, वो बनता है मेल, ठीक है। सो दिस इज द पार्थिनोजेनेसिस वेयर द फीमेल गैमेट अंडरगो द डेवलपमेंट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म without syngamy or without fertilization। क्लियर। फर्टिलाइजेशन के बाद में आ जाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के ऊपर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे अपन ने ये बात तो कर ली कि भाई जाइगोट बनेगा, एंड जाइगोट किस में डेवलप करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेगा, ठीक है। तो जाइगोट के अंदर, जाइगोट कैसे न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, इसको हमें यहाँ पर समझना है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास में 3 तरह की लाइफ साइकिल हम लोग 11th क्लास में पढ़कर आए हैं। हैप्लॉन्टिक, जिसमें जो मेजर लाइफ का पीरियड होता है वो हैप्लॉइड होता है।
सेकंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जहाँ पर लगभग आधा लाइफ का फेज हैप्लॉइड होता है और आधा डिप्लॉइड होता है। एंड थर्ड इज डिप्लॉन्टिक, जहाँ पर जो लाइफ का मेजर पोर्शन होता है वो डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो इन तीनों में जाइगोट का कैसे आगे डेवलपमेंट होता है उसको अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है एल्गी और फंजाई, यानी कि इनकी लाइफ का जो मेजर पीरियड होता है वो हैप्लॉइड होता है। अब यहाँ पर जाइगोट बन गया डिप्लॉइड फर्टिलाइजेशन से। अब ये जाइगोट क्या करेगा, इट विल डेवलप अ थिक वॉल एंड बिकम रेजिस्ट हो गया। और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी इट विल अंडरगो फॉर द मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस द हैप्लॉइड सेल्स। और ये हैप्लॉइड सेल्स जो हैं ये वापस एल्गी और फंजाई की मेन प्लांट बॉडी के रूप में डेवलप हो जाएंगे। क्लियर? तो जाइगोट केवल डोमिनेंट या रेजिस्टेंट एक छोटे से पीरियड को शो कर रहा है जहां पर ये रेस्टिंग स्टेज में पड़ा है। ठीक है, और जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होंगी ये उस डोरमेंसी से बाहर निकल जाएगा, इमीडिएटली अंडरगो फॉर द रिडक्शन डिवीजन। क्लियर? सो सेकंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक एग्जांपल है ब्रायोफाइट, टेडोफाइट एंड डिप्लॉन्टिक के एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। इन सब के अंदर जाइगोट का फेट क्या होता है? जाइगोट क्या करता है, हियर द जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली, तुरंत जैसे ही जाइगोट बनेगा इट विल डिवाइड माइटोटिकली, है ना। जाइगोट 2n है और प्लांट बॉडी भी ऑर्गेनिज्म भी 2n है, तो माइटोटिक डिवीजन होगा, नो रिडक्शन डिवीजन, एंड इट विल प्रोड्यूस द डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज द फेट ऑफ जाइगोट। क्लियर? एल्गी फंजाई में और ब्रायोफाइट, सेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे याद रखना। ठीक है, जाइगोट एल्गी में मियोसिस डिवीजन कब हो रहा है? जब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे नहीं हो रहा है, जाइगोट से वापस जब प्लांट बॉडी बन रही है तब रिडक्शन डिवीजन हो रहा है ना। इस पॉइंट को याद रखना। चलो एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अब एनिमल्स के अंदर देखो कैसे डेवलपमेंट होता है। तो जाइगोट डिप्लॉइड है, एक सिंगल सेल है। नाउ इट विल डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, एंड इंक्रीज इट्स नंबर। पहले तो अपने नंबर इंक्रीज करेगा, उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है डिफरेंशिएशन। जब ये नंबर सेल्स के कुछ इंक्रीज होंगे तो फिर सेल्स डिफरेंशिएट होंगी। किसमें? दे विल डिफरेंशिएट इनटू टिश्यूज, organ system, and finally zygote is converted or it is developed into a new individual, एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो दोनों प्रोसेस अपन ने देखे, ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहे हैं? उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ डेवलपमेंट, जाइगोट का डेवलपमेंट हो कहाँ रहा है उसके बेसिस पे एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप्स हैं? ओविपेरस, विविपेरस। ओविपेरस किसको कहते हैं? ओविपेरस एनिमल्स मतलब एग लेइंग एनिमल्स। तो इनके अंदर देयर इज द फर्टिलाइज्ड एग्स, एग्स फर्टिलाइज हो चुका है, यानी कि फ्यूजन हो गया। नाउ दिस एग इज कवर्ड बाय अ हार्ड शेल, इसके बाहर एक हार्ड शेल आ जाएगी। अंडा होता है ना, बाहर से कैसा कड़क हमें दिखाई देता है, तो उसके बाहर एक हार्ड शेल डेवलप हो जाएगी। एंड दीज एग्स आर लेड इन अ सेफ प्लेस, एक सेफ प्लेस पे रख देंगे, और जब इनका इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इस एग से न्यू वन बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन द यंग वन हैच आउट। क्लियर? सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट outside the body, clear? Outside the body in the egg. Second condition, viviparous, where the embryogenesis takes place inside the female body, फीमेल के अंदर।
और जब इनका पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा देन द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट। क्लियर? अच्छा, अब देखो ओविपेरस एनिमल्स और विविपेरस एनिमल्स के सर्वाइवल में फर्क दिख रहा है आपको। अभी ओविपेरस जो एनिमल्स हैं इनमें देखो जो एग्स इनमें जो एग्स दिए हैं, ठीक है, अब ये एग्स इन्वायरमेंट में पड़े हैं बाहर। अब यहाँ पता नहीं कितने सारे प्रीडेटर्स होंगे, है ना, जिनसे इनको खतरा होगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन होंगी जिससे इनकी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। सो दे आर नॉट वेरी सेफ। जबकि यहाँ पर जब तक डिलीवरी नहीं हो रही, यानी कि जब तक ये पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो गया, तब तक वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल सेफ है एनिमल बॉडी के अंदर, अपनी मदर की बॉडी के अंदर, है ना, पूरी तरह से वो सेफ है। तो यहाँ पर आप बच्चों एक चीज याद करना, क्या है, टर्म याद करना, एक लाइन याद करना, सॉरी, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर and protection. So the viviparous animals, they get the proper embryonic care and protection. That's why their survival rate is high. उनकी सर्वाइवल रेट जो है वो थोड़ी सी हाई होगी, है ना, एज कंपेयर टू द ओविपेरस एनिमल्स। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये चीज याद रखना। चलो अपन लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स में देखो ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से पता होगा, स्टिग्मा 11th में पढ़कर आए हैं, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट यहाँ ओवरी के अंदर, ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर यहाँ हमारे एग सेल होती है, वो फर्टिलाइज होती है और जाइगोट बनाती है। प्लांट्स के अंदर कौन से पार्ट से क्या डेवलपमेंट होता है वो देखो यहाँ पर आपको पूरा दे रखा है। ठीक है, तो ओवरी जो है दिख रही है आपको, ये वाला पोर्शन ओवरी, ओवरी इट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट, और ओवरी के बाहर जो फ्रूट की वॉल होती है, थिक वॉल, दैट इज नोन एज पेरिकार्प। ये वर्ड याद रखना, पेरिकार्प। सो ओवरी क्या बनाती है, इट प्रोड्यूस द फ्रूट। ओव्यूल, ओव्यूल क्या बनाता है, सीड, और सीड के अंदर जो प्लांट, जिससे अपन कहते हैं ना बीज को उगाया पौधा बन गया, तो पौधा कहाँ से बनता है, पौधा बनता है एम्ब्रियो से। ओके, तो सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे बना है, इस जाइगोट से बना है, एंड दिस एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। तो हम एम्ब्रियो तो हमें दिखाई नहीं देता है, हमको क्या दिखता है कि सीड, हम क्या होते हैं, बीज बोते हैं। तो बीज क्या है, बीज तो एक कोटिंग है, आउटर कवरिंग है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एंड द एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन वी सो द सीड्स। ओके, तो ये था एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट। अब यहाँ पर ये जो पेरिकार्प है ना, तो पेरिकार्प और सीड को लेके आपकी किताब के पेज नंबर 16 के ऊपर 4 डायग्राम दे रखे, वहां पर उसको लेबल किया हुआ है। देखो ऐसे एक मटर के एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ, ऐसी एक मटर की फली बनी हुई है और वहां पर ऐसे लिखा हुआ है पी और ऐसे लिखा हुआ है एस, यानी कि ये क्या है, दीज आर द सीड्स, दिस इज द फ्रूट वॉल, दैट इज पेरिकार्प। तो 4 डायग्राम बने हुए, उन चारों डायग्राम्स को याद कर लेना यहाँ से। ठीक है, तो ये बच्चों अपना पूरा चैप्टर था फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पर अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में डिफरेंसेस, उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मोड्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी स्टेजेस, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सबको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर आगे क्विज का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप अपना जो भी अभी तक अपन ने नॉलेज ली है, इस चैप्टर को जो भी पढ़ा है, उस नॉलेज को अप्लाई करो, क्विज को सॉल्व करो, तुम्हें अपना स्कोर फटाफट उसी समय पता चल जाएगा। कोई चीज़ अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ओके, तो नोट्स का PDF और क्विज का लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्लियर? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में।
बाय।